नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज रण क्षेत्र में है और वैसे तस्वीरें देखकर तो आपको अंदाजा लग ही चुका होगा कि रण क्षेत्र में आज वो कौन सा मुद्दा है जो चारों तरफ अपनी गूंज दे रहा है। दरअसल रण क्षेत्र तो इन दिनों बिहार बन चुका है। बिहार जो चुनावों की दहलीज तक पहुंच चुका है, वो बिहार जहां पर हर एक पार्टी, वो चाहे एनडीए गठबंधन की हो या फिर इंडी गठबंधन की हो, हर एक पार्टी के अपने दावे हैं, अपने वादे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज का दिन कांग्रेस के लिए बेहद खास था। आज अगर बिहार की धरती पर बात करें तो 3 तीर तरकश से निकले। पहला तीर तब निकलता है जब कांग्रेस की तरफ से स्वतंत्रता के बाद यानी 1946 के बाद से स्वतंत्रता के बाद पहली बार CWC की मीटिंग बिहार में यानी पटना में होती है। मंथन होता है, चिंतन होता है और इस मंथन में साफ तौर पर एनडीए को घेरने का पूरा चक्रव्यूह तैयार कर लिया जाता है। बीजेपी को आड़े हाथों लिया जाता है। यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, वो साफ तौर पर कहते हैं कि नीतीश कुमार वो मानसिक रूप से रिटायर्ड हो चुके हैं। इतना ही नहीं, आज कांग्रेस के तरकश से आरक्षण का भी तीर निकला। अति पिछड़ा वर्ग को लेकर साफ तौर पर कहा गया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो इनको, जिन्हें 20 सालों से नीतीश नीति सरकार ने यानी एनडीए नीति सरकार ने, बीजेपी ने नजरअंदाज किया, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो इनका आरक्षण बढ़ाकर 20% से 30% कर दिया जाएगा। CWC की बैठक होती है। अब सरप्राइज होगा या वोट बैंक में ये सेंध है, किसके वोट बैंक में, इसकी चर्चा भी आगे होगी। लेकिन क्योंकि तरकश से 3 तीर निकले थे तो दूसरा तीर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी निकला। 2 दिनों का महामंथन चल रहा है, पटना में बड़ी बैठक चल रही है और साफ तौर पर यह तैयारी चल रही है कि हर एक सीट पर उम्मीदवारों का चयन बेहद संजीदगी के साथ करना है, क्योंकि इस बार महागठबंधन की तैयारी भी सामने नजर आ रही है। और इन सब के बीच सीमांचल से बिगुल फूंकने के लिए ओवैसी भी कदमताल करते हुए नजर आ रहे हैं। न्याय यात्रा निकालने की बात हो रही है। तो इस तरीके की जो परिस्थिति बन रही है, पटना में जो मेगा शो हुए हैं, इस मेगा शो का रिजल्ट किसके पक्ष में जाएगा, क्या होगा बिहार के चुनाव में आने वाले समय में, क्या आज की तारीख इसके लिए एक बड़ी नींव तैयार करने वाली है, इसी पर हम करेंगे खुलकर बात। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट जो ये बता रही है ये CWC की मीटिंग सरप्राइज लेकर आएगी या फिर वोट बैंक में सेंध मारी। रिपोर्ट देखते हैं। बिहार का रण शुरू हो चुका है। पटना से लेकर किशनगंज तक नेताओं की रणनीति, बयानों की बौछार और सत्ता की प्यास अब खुलकर सामने है। कांग्रेस की CWC मीटिंग, पहली बार बिहार की धरती पर खड़गे ने बीजेपी और एनडीए पर वार किया। नीतीश को बोझ बताया, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और बेरोजगारी, महंगाई से लेकर नोटबंदी, GST तक केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। दूसरी तरफ पटना में ही बीजेपी का महाकुंभ, 2 दिन का मंथन, सीट दर सीट, उम्मीदवार दर उम्मीदवार, मिशन 2025 में जीत का मंत्र खोजती बीजेपी। वहीं महागठबंधन की नाव में भी सीट बंटवारे का झगड़ा। कांग्रेस 60 सीटें चाहती है, आरजेडी 50 पर अड़ी है। क्या ये खींचतान 2025 से पहले ही गठबंधन को कमजोर कर देगी? और अब सीमांचल से एंट्री ओवैसी की, AIMIM की सीमांचल न्याय यात्रा, किशनगंज से पूर्णिया तक ओवैसी की हुंकार, हक दो, इंसाफ दो। 5 सीटें जीतकर भी हाथ खाली क्यों रह गए? इस बार AIMIM अकेले दम पर बिहार की सत्ता समीकरण बदल पाएगी क्या? सवाल बड़ा है। क्या कांग्रेस का पटना मंथन पार्टी को सत्ता की सीढ़ी चढ़ाएगा? क्या बीजेपी का किला बिहार में अडिग रहेगा या फिर AIMIM का सीमांचल कार्ड बना देगा पूरे खेल को उलट पुलट? रण क्षेत्र सज चुका है। अब असली लड़ाई 2025 की जंग में होगी, जहां पर हर वोट, हर सीट, हर नेता की सियासत दांव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
मेरे क्षेत्र में हो रही है, तो मुझे लगा कि वहीं से उनकी बातों का कुछ जवाब दिया जाए। फिर लगा नहीं, उनका जवाब दिल्ली से देना चाहिए। मेरे मन में पहला सवाल यह आया कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो दिल्ली में होती है, ये पटना में हो कब हो रही है? तो मालूम हुआ 85 साल के बाद हो रही है। तो पहला सवाल तो यही कहना है, वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई। और ये मुझे आपको बताना इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है सदाकत आश्रम, वो भारत के आजादी के आंदोलन का केंद्र रहा है। और एक बात मैं अपने पत्रकार मित्रों को बता दूं, संजय तुमको याद होगा, राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति पद से हटे थे तो जाकर करके सदाकत आश्रम में रहने गए थे। जब मैं एमपी बना था तो मैं उस घर को देखने गया था और मेरा सीधा आंखों में आंसू आ गए। वो 2 कमरे का छप्पड़ फूस का मकान था, एक छोटा सा आंगन था और एक ही शौचालय था दूर में आंगन के आगे। जो व्यक्ति 12 साल भारत का राष्ट्रपति रहा हो, उसे कांग्रेस वालों ने इस गति में रखा था। बाद में जेपी उनके सहयोगियों को मालूम हुआ तो फिर उनके लिए एक बड़ा मकान, मतलब बड़ा क्या, 2-3 कमरे का मकान बनाया गया। मैं इसलिए जानता हूं कि दोनों को मैंने ही अपने एमपी लैड फंड से सुधरवाया था। तो ये चिंता करते हैं राजेंद्र बाबू की, मौलाना मजरूल हक की। तो आपको 85 साल के बाद बिहार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की चिंता करने का मन में आया। पहले बिहार को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं? पहली बात तो बिहार की भूमि ऐतिहासिक है। यहाँ के लोगों का योगदान जो रहा इस देश के इतिहास में, इस देश की राजनीति में, इस देश के समाज सुधार में, वो उसको कोई झुठला नहीं सकता। और कांग्रेस पार्टी की जड़ें बिहार में बहुत मजबूत हैं। अगर किसी को गलतफहमी है कि वो छल कपट से, दुष्प्रचार से लोगों को बांटकर वोट लेकर बार बार सत्ता में आएंगे, तो वो गलतफहमी निकाल दें। महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और इस बार बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव होकर रहेगा। कांग्रेस की नॉन वर्किंग कमेटी मीटिंग है, इसमें जितने नेता आए हैं वो नॉन वर्किंग है, खाली खा के दिल्ली में पड़े रहते हैं। कांग्रेस 3 बार लोकसभा का चुनाव हारी, कई विधानसभा चुनाव हारी, यही वर्किंग कमेटी के मेंबर है जो हराते हैं। ये लोग दिल्ली में जब लड़े तो दिल्ली में भी 0 पे आउट हुए, यहाँ भी ये 0 पे आउट होने वाले हैं, कुछ होने वाला नहीं। खड़गे साहब मीटिंग के बाद बोले हैं कि बिहार चुनाव जो है भाजपा के लिए एंडिंग का शुरुआत करेगा। बिहार हरदम से मोदी के साथ रहा है, नीतीश कुमार के साथ रहा है। खड़गे साहब कुछ भी बोल लें, आएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। मित्रों, बिहार में कांग्रेस पार्टी की CWC मीटिंग चल रही है, CWC। पर आज के बाद कांग्रेस पार्टी को इसका नाम CWC से बदलकर BVC कर देना चाहिए। यह CWC नहीं है, यह BVC भारत विरोधी कमेटी है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का फाइनेंशियल टाइम्स में छपा हुआ एक उनके साथ संवाद है, इंटरव्यू है, जब उसको मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कोई LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये इस प्रकार के बयान दे, ये तो संभव नहीं है। हां, अगर LOP का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और लीडर ऑफ पाकिस्तान है, तब तो यह संभव है कि इस प्रकार का इंटरव्यू फाइनेंशियल टाइम्स, एक विदेशी अखबार को दिया जाए कांग्रेस पार्टी के युवराज और शहजादे के द्वारा। और इसीलिए मैं इसको कहता हूं, यह CWC नहीं है, यह BVC है, भारत विरोधी कमेटी। क्योंकि इस इंटरव्यू में वो कहते हैं ना, राहुल गांधी जी कई दिनों से कह रहे थे मैं हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, वो सारी सुतली बॉम्ब निकली।
पर एक बॉम्ब ऐसा एक्सप्लोड कर दिया है कि जो सेल्फ डेटोनेट हो चुका है। और वो सेल्फ डेटोनेट इस प्रकार से हुआ है कि राहुल गांधी इंटरव्यू में बोलते हैं विदेशी अखबार से, विदेशियों से बात करना उनको पसंद है, भारत के अखबारों से और भारत के मीडिया से कब बात करेंगे, कहते हैं कि राहुल गांधी सेड that his party's strategy is to challenge the integrity of India's electoral system by building public pressure। इसको नोट कीजिए। आज वर्तमान जो स्थिति है उसमें बड़ी चिंता जाहिर की आदरणीय अध्यक्ष जी ने, चाहे देश के आंतरिक मामले हों, चाहे देश के वैदेशिक मामले हों, सभी जगह हालात चिंताजनक है। देश के अंदर जो आर्थिक हालात बन पड़े हैं वो सबसे ज्यादा चिंता। बिहार से देश की राजनीति बदलने वाली है। बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पूरे देश का नैरेटिव सेट किया कि वोट चोरी करके हमारे देश का प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री है, ये बिहार की धरती क्रांतिकारी इस परिवर्तनशील धरती से मैसेज गया और पूरे देश में स्थापित हुआ है। कांग्रेस के लिए और बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि बिहार में CWC हो रही है, बहुत वर्षों के बाद हो रही है, और इससे जो कांग्रेस के लोग हैं वो इतने उत्साहित हैं और कांग्रेस को इससे बहुत मजबूती मिलेगी। गलत है कि चुनाव का प्रचार आज से शुरू किया जा रहा है। चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है और हमारे अध्यक्ष अख्तर उल इमान साहब की लीडरशिप में काम चल रहा है। हम 2 महीना पहले भी आए थे, अप्रैल में भी आए थे, उस वक्त भी हमने कहा था कि चुनाव में हम पूरी तरह से हिस्सा लेंगे। और अब सीमांचल में 4 दिन का हमारा विजिट होगा, मुख्तलिफ विधानसभा में हम अख्तर उल इमान साहब जाएंगे। तो कुल मिलाकर चुनावी बिसात बिछ चुकी है, हर किसी के अपने अपने दावे वादे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से राहुल गांधी खासतौर से SIR और वोट चोरी को लेकर मुखरता दिखाते हुए नजर आए। आज CWC की बैठक होती है, इसमें भी ये मुद्दा गरमाया, लेकिन उससे भी बढ़कर आरक्षण का जुन भी एक बार फिर से सामने ला दिया गया है। ये जो तमाम परिस्थिति है, ये जो पटना शो हुआ है, ये कितना खास होने वाला है, आने वाले चुनावों के लिए कितना विशेष होगा, इस पर हम चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथियों का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मैं देख रही हूँ प्रोफेसर विधुरावल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संतोष त्यागी जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ पहली बार आज मेरे शो में JDU से डॉक्टर निरोहा प्रसाद यादव जी जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ RJD का पक्ष रखने के लिए आरजू खान साहब जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है, तबीयत नाज़ा ठीक नहीं थी, लेकिन बहुत दिनों के बाद आज मुस्कुराते हुए चेहरे फिर नजर आए हैं। मैं शुरुआत संतोष जी आज आपके साथ करना चाहती हूँ। वैसे तो तरकश से 3-3 तीर निकले थे, लेकिन आपके तीर में आज मजबूती नजर आ रही थी। 85 सालों के बाद बिहार की याद आई साहब आप लोगों को। इन 85 सालों में कभी भी आप लोगों ने बिहार के बारे में नहीं सोचा। क्या माना जाए, वाकई आप बिहारियों के लिए सोच रहे हैं, या फिर ये राहुल गांधी के लिए कोई एक और नया लॉन्च पैड होगा? संतोष जी नमस्कार लावनी जी, अपना तबीयत का ध्यान रखिएगा। और मौसम बदल रहा है तो बिहार का भी मौसम बदल रहा है, और आने वाले समय में बिहार का मौसम बहुत अच्छा होने वाला है। हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी कांग्रेस की। आपने सवाल किया मुझसे कि 85 साल बाद आपको याद आई। मैं आपको बताना चाहूंगा, आजादी के बाद अगर बिहार के अंदर चाहे वो रेल का कारखाना बनाने का काम किया हो, चाहे वो शुगर मिल या फिर किसी भी प्रकार के बड़े बड़े जो कॉलेज के इंस्टीट्यूट वहां बनाने का काम किया, बड़े फैक्ट्रियां वहां लगाने का जो काम किया वो कांग्रेस ने ही किया। आज जिस तरीके से 20 साल से वहां जो हमारी जो कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से बिहार को वहां बड़े बड़े विश्वविद्यालय देके, रेल कारखाना देके जिस तरीके से वहां विकास किया था, उस विकास को 20 साल से ये जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पलटू चाचा, उन्होंने बिल्कुल ठप कर दिया है। वहां आप क्राइम देखिए किस तरीके से लोगों की हत्याएं हो रही हैं। आज वहां देखिए पलायन बढ़ रहा है देश के अंदर। सवाल का जवाब उत्तर में ही दे दिया।
आप लोग अपने हम लोगों के सवालों का जवाब अपने उत्तर में ही दे देते हैं और आपने एक और प्रश्न खड़ा कर दिया और वो खुद आपके ऊपर खड़ा हुआ। आपने कहा 20 सालों में क्या हुआ? अगर कांग्रेस ने इतना काम किया था तो इन 20 सालों में बिहार की जनता कांग्रेस को क्यों भूल गई? क्यों ऐसा रहा कि बिहार आज भी कांग्रेस को अपने लिए, अपनी जमीन को तलाशने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पहले क्षेत्रीय पार्टियों का सहारा लेना पड़ता है? क्यों ऐसा हुआ? क्या कभी आप लोगों ने इस पर भी मंथन किया? ऐसा है, बिल्कुल उसी चीज पे मंथन किया है। हम वापस जिस तरीके से, जैसे ही 2001 के बाद में सोशल मीडिया ये आना शुरू हुआ तो लोग नया, उनके लिए सब कुछ था कि जो भी परोसा जा रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, मोदी जी की तरफ से और अन्य जो हमारी विपक्षी पार्टियों की तरफ से, कोई झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। हमारी कांग्रेस सरकार ने इतना गलत बता दिया गया कि कांग्रेस ने तो देश के लिए कुछ किया ही नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि अगर कांग्रेस सरकार, नेहरू जी की सरकार ने जिस परिस्थितियों में देश को संभाला था, उस समय हमारे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं था, पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने किस तरीके से अब शासन को संभाला, पूरे देश को किस तरीके से संभाला। आज एम्स, बड़े बड़े फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी चीजें जो खड़ी की, उसमें समय लगता है साहब। तो इसलिए जिस तरीके से झूठ जो तो सवाल तो यही है ना कि अगर इतना काम हुआ था तो फिर हर बार जनता एक बार दो बार भरोसा करती है ना, उसके बाद तो फिर वो ऑप्शन देखती है। ऑप्शन पे वो कांग्रेस को नहीं देख पाई। हालात ये हो गई कि कांग्रेस को स्टेट वाइज जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनका सहारा लेकर चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। बहरहाल सीधे से जल्दी सबसे कमेंट पहले ले लेती हूँ। मैं राहुल साहब आपके पास आ रही हूँ। अभी संतोष जी ने नेहरू जी का जिक्र किया तो मुझे याद आया, अभी कुछ दिन पहले ही, शायद पिछले महीने हम लोगों ने एक डिबेट की थी और उसमें भी आप दोनों ही थे और उस समय ये चर्चा हो रही थी कि ये वही पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने ये कहा था कि बिहार एक रोग स्टेट है। तो जो सोच ही शुरू से रोग स्टेट की चली आ रही हो तो वहां पर हम ये उम्मीद करें कि 85 सालों तक ये क्यों नहीं आए, शायद ये बेईमानी हो जाएगी। वो सोच शुरू से थी। प्रोफेसर विदुरावल। लावनी जी आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का नमस्कार। आपको उत्तम स्वास्थ्य की मैं शुभ इच्छा रखता हूं। आप बहुत स्वस्थ हों और अच्छी डिबेट्स आप करती ही हैं। देखिए ये अपने आप में बड़ी विचित्र सी बात है। नेहरू जी इनको बहुत कोसते होंगे, मैं यकीन से मानिए मेरी बात, नेहरू जी इनको ऊपर से बहुत कोसते होंगे। लोग भूल जाना चाहते हैं नेहरू को, नेहरू जी की जो भारत के ऊपर जो उनके अन्याय अत्याचार, जो उनका शोषण रहा है, उसको लोग भूल जाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता जबरदस्ती नेहरू जी को फिर डिबेट में ले आते हैं और सबसे बड़ा अन्याय तो करते हैं, मेरे सामने डिबेट में ले आते हैं। लेकिन नेहरू जी जो है, नेहरू जी एपिटोम है कि किस प्रकार से जो नहीं होना चाहिए था भारत का, वो सब कुछ सिग्निफाई करते हैं। अब ये जबरदस्ती से आकर बिठा देना, हमें याद करवाना बार बार नेहरू ने क्या क्या कर दिया भारत के साथ, नेहरू जी का क्या क्या जो है ये योगदान कहते हैं। ये कहते कारखाने खोल गए, भारत को तो भरा पूरा जो है जैसा कैसा जो है सत्ता हस्तांतरण ही तो किया था। कांग्रेस को, नेहरू को सत्ता हस्तांतरण ही तो करके गए थे अंग्रेज। वहां तो बड़े बड़े उद्योग छोड़कर गए थे, बड़े बड़े उद्योगपति रतन टाटा से लेकर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरलाइंस, बड़े बड़े होटल तक छोड़कर गए थे, सब कुछ छोड़कर गए थे। लेकिन हमारे समकक्ष जो देश आजाद हुए, चीन में तो गृह युद्ध था, 1949 तक जो है गृह युद्ध हुआ, सब कुछ तबाह हो चुका था। वियतनाम में द्वितीय विश्व युद्ध में सब कुछ तबाह हो चुका था, जापान सब कुछ तबाह हो चुका था, वहां तो एटम बम भी गिरे थे। कोरिया के ऊपर जो है जापान का इतने लंबे समय तक आधिपत्य था, द्वितीय विश्व युद्ध में सब कुछ खत्म कर दिया था। इन शॉर्ट, क्योंकि पहला ओपनिंग स्टेटमेंट है, ये बताना चाहता हूं कि ये देश जो है किस प्रकार से तरक्की कर गए। और 2014 से पहले का इनका कंपैरिजन कीजिए, इस देश ने 2014 के बाद वापसी की है। भारत का स्वाभिमान, भारत का जो प्रतिभा है, उसने जो है इन कांग्रेसियों ने जो ग्रहण लगाया हुआ था उससे बाहर निकलकर भारत आगे। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगा रही है ना कि आप स्वाभिमान पर भी राजनीति करते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हनन बीजेपी कर रही है। वोट चोरी को लेकर जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा निकली और एसआईआर के मसले पर जिस मुखरता के साथ कांग्रेस सामने आई, आपको नहीं लगता कि इस बार चुनावी मैदान में चैलेंज तो दे दिया है कांग्रेस ने? देखिए, कांग्रेस ने चैलेंज दिया है आरजेडी को और जबरदस्त चैलेंज दिया है आज ही। संतोष जी सुनिए मेरी बात, मैं दूसरों की बात सुना कीजिए। सुनिए संतोष जी, सुनिए। इसके बाद आपके पास आ रही हूँ क्योंकि नाम आरजेडी का आ गया। कांग्रेस ने, लावनी जी,
कांग्रेस ने चैलेंज दिया है आरजेडी को, और कांग्रेस ने चैलेंज दिया है अपने हर अपने जमीन चोरी, निवेदन करता हूँ अडानी को 1 रुपए में बोलिएगा, सब जनता के ठीक है संतोष जी, काउंटर आंसर का मौका दे रही हूँ 10 ठीक है 15 सेकंड में खत्म कीजिए सर प्लीज। राहुल साहब 15 सेकंड। देखिए ना, कांग्रेस ने मैं जल्दी से खत्म करता हूँ और सुनिए, कांग्रेस के युवराज ने, शहजादे ने जो यात्रा निकाली थी, उस यात्रा में जितना नुकसान हुआ उस नुकसान को धोने के लिए ही तो आरजेडी के युवराज ने जो है यात्रा निकाली थी, और उसमें किसी प्रकार की वोट चोरी का जिक्र नहीं। कांग्रेस से भी तौबा। और लावनी जी, एक और छोटी सी बात और ध्यान करने की है, वो ये है कि इन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक है अपने सहयोगी पर कर दी है, और अब देखिए एक बार जहां से कांग्रेस साथ, मैं आती हूँ सेकंड राउंड में आती हूँ सर, सेकंड राउंड में आती हूँ प्लीज सर, मुझे सेकंड राउंड में आती हूँ आपके पास। आरजू साहब, ये सवाल तो देखिए जो बीजेपी आरोप लगा रही है, लेकिन इसकी चर्चा तो रही, वो आरोप लगा रही है, वो उनका काम आरोप लगाना है, लेकिन चर्चा हर घर में हो रही है कि आखिर दो ये यात्राएं निकालने का क्या मतलब था। क्या वाकई ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी, आप मतलब आरजेडी ये सोच रही थी कि कांग्रेस के सहारे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसने तो फिर अपनी ही सहयोगियों को गच्चा देने का पूरा आधार तैयार कर लिया है। आजू खान साहब, देखिए, आपके सवाल पूछने का अधिकार है, मैं आपके सवाल की इज्जत करता हूं। ये दोनों जो यात्राएं थी ना, दोनों अलग थी। हमारे बिहार में एक कहावत है कि छोट का अधिकार मतलब वोट का अधिकार। उस वोट के अधिकार से वंचित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और इसकी वजह से उन लोगों को अवेयर करना था, और जबरदस्त जन समर्थन मिला। और उस जन समर्थन से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी 3 प्रयोग करती है हमारे बिहार प्रदेश में। पहला ये प्रयोग करती है कि बिहार प्रदेश में नेपाल के रास्ते से 3 आतंकवादी घुस आए हैं, और उन आतंकवादियों के स्केच भी बनाती है, जो कि अभी पहलगांव के आतंकवादियों का स्केच बनाई, लेकिन वो फर्जी था। तो उसके बाद फिर एडीजे बिहार लाइन एंड ऑर्डर आते हैं और कहते हैं कि बिहार में कोई 3 आतंकवादी नहीं घुसे हैं, ये वहां पे खत्म हो जाते हैं। दूसरा इन्होंने प्रयोग किया कि जो सचिवालय है उसको उड़ाने की, बम से उड़ाने की उसको धमकी आ रही, उसको भी बिहार की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। तीसरा इन्होंने प्रयोग किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दिलवाने का। वो आदमी रात में डिटेन कर लिया गया, जेल की सलाखों में पीछे चला गया। जांच का विषय है, जांच करिए, आप उसको फांसी के तख्ते पे लटका दीजिए, आपका शासन, आपका सत्ता। लेकिन आपने क्या किया? आपने ध्रुवीकरण की राजनीति की। अपनी मां को सिर्फ बिहार में लेकर आ गए और उस सदाकत आश्रम में गए जो सदाकत आश्रम व्यापक विचारों के लिए जाना जाता है। आरजू खान साहब, आप बीजेपी को खूब पानी पी कर कोसिएगा, वो आपका अधिकार में नहीं रोकूंगी, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था, आपने कहा कि दो जो थे रैलियां निकली, उसमें अंतर क्या था? वोट अधिकार रैली, बिहार अधिकार रैली। क्यों जरूरत पड़ गई बिहार अधिकार रैली की? एसआईआर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि छोट का अधिकार, बिहार अधिकार रैली की आवश्यकता क्या थी? ये दूसरी रैली की आवश्यकता क्या थी? मैं बताता हूं उसको। या फिर आप लोगों को लगा क्योंकि वोट अधिकार रैली में राहुल गांधी ने कहीं पर भी सीएम प्रोजेक्शन को लेकर तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया था, वो तो बेचारे आखिरी दिन खुद उन्होंने सामने से कह दिया कि अगर मैं सीएम बन गया, तो मतलब उन्होंने तो स्वतः ही अपने आप को सीएम घोषित कर दिया था। लावनी जी, अगर आपने मुझे बैठाया तो आरजू जी बोलिए, मैं जवाब से आपके बोलिए जवाब से नहीं बजूंगा। दूसरा, बिहार अधिकारी, इसके बाद आपके पास आती मैं सवाल करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए समर्थित सरकार 20 सालों से है बिहार प्रदेश में, और भारत सरकार का डेटा, जो राष्ट्रीय जनता दल का डेटा नहीं है, हर डेटे में, हर सूचकांक पे पिछड़ेपन में नंबर 1 क्यों है? ई श्रम पोर्टल पे 3 करोड़ पलायन क्यों होता है, जबकि वो तादाद 5 करोड़ है? नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट आती है और वो बताती है कि 63% से ज्यादा महिलाएं एनीमिक है, वो क्यों है? देश में जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में अगर कहीं जाकर हाई स्कूल का बच्चा। आरजू साहब, मुझे तो ये लगता है कि आपको ये आरोप लगाने से पहले अपने वाले पन्ने भी खोल लेने चाहिए कि बिहार की क्या हालात थे। आपने दोनों बार मेरे सवाल को नजरअंदाज किया। मैंने 2 बातें आपसे पूछी, मैं पुनः दोहरा देती हूँ। वोट अधिकार रैली या बिहार अधिकार रैली, ये 2 रैलियों की आवश्यकता क्यों थी? मैं जवाब दे रहा हूँ लावनी जी, आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ दीजिए ना, जल्दी से जवाब दीजिए सर। पलायन क्यों? शिक्षा में सबसे ज्यादा अंडर हाई स्कूल जाते जाते अगर बच्चा ड्रॉप आउट कर जाता है, तो ऐसा क्यों?
चिकित्सा के लिए अगर पलायन करना पड़ता है पूरे बिहार प्रवासियों को, 14 करोड़ बिहारियों को, तो ऐसा क्यों? नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट की आती है कि सबसे ज्यादा बिहार की महिलाएं एनीमिक है, तो ऐसा क्यों? अगर बच्चा इसीलिए 2 रैलियां यानी एक रैली से काम नहीं चला, तो इसीलिए 2 रैलियां, फिर भी अभी वो जवाब फिर नहीं आया। बिहार मैं बिल्कुल चाहती हूँ साहब, देखिए नहीं आप देखिए, अगर आप ये बात करेंगे ना, मैं स्वयं बिहार से भी आती हूँ और बिहार को भी समझती हूँ, बिहार वासियों को भी समझती हूँ। आपका यही खून उस वक्त क्यों नहीं खोला जब बिहार के डीएनए को गाली दी गई? आपका यही खून उस वक्त क्यों नहीं खोला जब बिहार वासियों को मजदूर और बिहारी कहकर किस तरह से अपमानित किया गया था? आज आप यहाँ बैठकर अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। डॉक्टर निहोरा के पास आती हूँ, ठीक है, आ रही हूँ सर, आती हूँ, सेकंड राउंड आप ही के पास आऊंगी। डॉक्टर निरोहा आने दीजिए उनको भी जरा। जेडीयू का पक्ष रख रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा नीतीश कुमार पर ही वार हुआ है। ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि भाई आज तो यहां तक कह दिया गया, डॉक्टर प्रसाद, आज तो यहां तक कह दिया गया कि नीतीश कुमार मानसिक रिटायरमेंट उनका हो चुका है। वो उनके स्वास्थ्य को लेकर कई बार सवाल उठा है और आज भी एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी अब बोझ समझने लगी है। मतलब किस तरह से टिल्ट किया जा रहा है, आप लोग समझ रहे हैं ये बात? डॉक्टर प्रसाद, असल में नीतीश कुमार जी ने बिहार में मेडिकल कॉलेज बहुत खोल दिए और डॉक्टर भी बहुत हो गए हैं। तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में बगैर जांच किए हुए ये लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब है। देखिए, कोई मुद्दा नीतीश कुमार और एनडीए सरकार के खिलाफ नहीं मिल रहा है इन लोगों को, तो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं। लेकिन जनता देख रही है कि प्रत्येक दिन में जो मेहनत नीतीश कुमार जी कर रहे हैं बिहार के विकास के लिए, योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, उसका शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, प्रगति यात्रा किया, तो ये बिहार की जनता, देश की जनता जान रही है कि कोई अस्वस्थ व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता है और उससे नहीं हो सकता है। तो ये नैरेटिव करने दीजिए, बिहार की जनता इस बात को समझती है। 2-3 बात मैं कहता हूँ, सारे लोगों को आपने समय दिया, मैं 2-3 मुझको भी थोड़ा बोलने का अवसर दीजिएगा। बोलिए, थोड़ा सा जल्दी बोलिएगा। एक पलायन की बात लगातार चलती है। अब हमारे अपोजिशन को माइग्रेशन और पलायन में अंतर नहीं लगता है, क्योंकि पलायन तब होता है जब उस पर अत्याचार होता है, किडनैपिंग होता है या कई तरह से परेशानी होती है, तो छोड़ के बिहार चले जाते हैं। जो 15 वर्षों के दौरान हुआ कि व्यापारी लोग चले गए यहाँ से, अन्य लोग चले गए यहाँ से, मजदूर और किसान भी चले गए, क्योंकि न खेती होता था न मजदूरी होता था। पलायन माइग्रेशन की बात करते हैं तो कम से कम कांग्रेस और आरजेडी के लोग ये बात नहीं बोले। तो इसलिए नहीं बोले कि जो जनगणना का सर्वे हुआ बिहार में, उस सर्वे को भी उलटकर एक बार देख लें कि मात्र 45 लाख माइग्रेशन बिहार में हुआ है। तो 45 लाख को 3 करोड़ 4 करोड़ कहना, जो असंगठित मजदूरों का रजिस्ट्रेशन, आंकड़ों का गणित बहुत होता है राजनीति में। सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, सेकंड राउंड में आपके पास आती हूँ। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि जिस तरीके से पलायन हुआ, जिस तरीके से जो परिस्थिति परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, वो बिल्कुल अलग है, लेकिन नैरेटिव बहुत मायने रखता है। क्या ये नैरेटिव आने वाले समय में महागठबंधन को किसी तरीके का कोई बूम दे पाएगा? क्या ये एक चैलेंज होने वाला है खासतौर से एनडीए के लिए? इस पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे। बिहार में चुनाव है और इस चुनावी बिसात में हर तरीके से मोहरे आगे बढ़ रहे हैं और किस तरीके से चुनावी बिसात बिछाई जा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 85 सालों के बाद कांग्रेस को बिहार की याद आती है, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है। राहुल साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा इस पूरी मीटिंग में निकलकर सामने आया। मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ प्रसाद साहब, डॉक्टर प्रसाद, मैं आ रही हूँ, प्लीज आ रही हूँ, मुझे मैं आऊंगी, वादा कर रही हूँ, आ रही हूँ। लेकिन एक सवाल जरा पूछ लेने दीजिए उनसे, क्योंकि यहाँ पर खास तौर से बीजेपी के लिए एक सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया सीडब्ल्यूसी में कि आप लोगों ने अति पिछड़ों को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया साहब। अगर उनकी सरकार बन जाती है तो वो 20% से 30% निकाल देंगे, 30% कर देंगे इस आरक्षण को खास तौर से। तो ये जो आरक्षण का जिन निकला है, क्या आपको लगता है कि ये जिन काम करेगा?
क्योंकि बार बार अति पिछड़ा को लेकर आप लोगों पर सवाल उठा, आप लोगों ने भी अति पिछड़ा को ही अपना पॉलिटिकल टूल बनाया, तो आज तो कांग्रेस ने इस पर सीधे सीधे आरक्षण का भी एक रंग चढ़ा दिया है। देखिए, कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन हु डज नॉट हैव टू डू इट हिमसेल्फ। जिसने कुछ नहीं करना होता उसके लिए असंभव कुछ नहीं होता, उसने कुछ वैसे भी कुछ नहीं करना होता। कांग्रेस की जहां जहां पर सरकारें हैं वहां पर अति पिछड़ा कहीं पर विषय है क्या? जब बिहार के अंदर कांग्रेस की तूती बोला करती थी 1989 तक, तब क्या अति पिछड़े नहीं थे वहां पर? तब उनका कोई उस पर था? ये अति पिछड़ा शब्द ही जो है मैप में कब आया? और डॉक्टर यादव मुझे जो है इसमें बेल आउट करेंगे कि जब नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद जो है जो कृत्रिम तौर पर पिछड़े दिखाए गए थे, जो दबंग जातियों को जबरदस्ती से कृत्रिम तौर पर जो है पिछड़े वर्ग का सारा अधिकार छीन लेने के लिए डाल दिया गया था, वहां से एक अति पिछड़ा निकाला। अति दलित यानी महादलित और अति पिछड़ा जो विषय है ये आया ही नीतीश कुमार जी की उपज से है। तो ये तो मॉडल सेट किया गया है। वहां जाकर एक तंग दिल शहजादा जो है जिनकी 3 प्रदेश में सरकार चल रही है, हिमाचल में अति पिछड़े नहीं है क्या? वहां पर क्या विषय है? अच्छा, फिर रही बात आरक्षण की, ये तो पिछड़ों के भी आरक्षण के विरोध करते थे। मंडल कमीशन का जो है इंदिरा गांधी जी से लेकर राजीव गांधी ने सबसे लंबा भाषण दिया है। मैं एक बात जो है आरजू जी पर कहना चाहता हूँ। आपने आरजू जी को बुलाया यहाँ पर, आरजू जी बोलने लगे तो मुझे लगा कि वो जो है वो हसन कमाल जी का एक शायरी है, उस पर जरूर बोलेंगे। वो दिल की एक आरजू है कोई दिलरुबा मिले, उसमें 2 पंक्तियां हैं जो आज की जो परिस्थिति है उसको बड़ा सुंदर चित्रण खींचती है। दिल की ये आरजू है कोई दिलरुबा मिले में, कि ऐसा ना हो कि जख्म फिर कोई नया मिले। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक देखकर तेजस्वी यादव बोल रहे होंगे कि ऐसा ना हो कि जख्म फिर कोई नया मिले, अब तक जो दोस्त थे वो तो बेवफा मिले। किस प्रकार से राहुल गांधी ने बेवफा निभाई है, उनकी भीड़ लेकर एक फर्जी यात्रा निकाली वोट अधिकार के नाम पर। अब उस भीड़ का उपयोग करके वो उसी तेजस्वी यादव को ब्लैकमेल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे भीड़ तो तुम लेकर आए थे, लेकिन भीड़ तो राहुल गांधी को देखने आई थी। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से अपने सहयोगी को बीच समुद्र में लाकर छोड़ दिया है, और वो किस कीमत पर लाकर छोड़ दिया? साहिल कौन होगा फिर? किस कीमत पर? नहीं, किस कीमत पर समझ सकते हैं हम इनको, किस कीमत पर कि कांग्रेस पार्टी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई आरजेडी वाली पार्टी जो है आज तक आरजेडी पार्टी नहीं है। और मैं तो हैरान, ये कहेंगे तो क्या कहेंगे? बात कर रहे थे, हैरान होंगे, बेबस होंगे, लाचार होंगे, उनका खुद का क्या करिएगा? फिर ये कहेंगे नहीं 9वीं पास कर गए थे, 9वीं पास से प्रधानमंत्री से अच्छी है, मुख्यमंत्री का बेटा 9वीं उसको वो जो है यहाँ पर पढ़ाई शिक्षा नहीं बात करें। अरे तो वैसे ही है कि वो इस प्रकार आपको ये सब मालूम होना चाहिए। 7वीं से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बनाना उससे बेहतर है, और हमारे विषय को आप चुनाते हैं। अच्छा, हमारे विषय को आप चुनाते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज तो नहीं इनकार किया जा सकता है ना आरजू साहब, एक चीज तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज की तारीख में अगर कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक करती है, अगर आप लोगों को अलग से एक यात्रा निकालनी पड़ती है, अगर आप लोगों को अलग से आके बारी बारी स्टेटमेंट देना पड़ता है, तो फिर वहां एकजुटता नहीं नजर आती है। संतोष त्यागी जी, अब देखिए जवाब तो ले लीजिए। अच्छा ठीक है, बोलिए सर। मुझे तो मैं तो ये सोचती हूँ कि शायद आप बोले या संतोष जी बोले तो एक ही होगा, लेकिन आप खुद ही कह देते हो कि आप अलग अलग है। बोल लीजिए, बोल लीजिए, बोल लीजिए। अच्छा बोल लीजिए। संतोष जी आ रही हूँ, आपके सहयोगी कह रहे हैं उनको बोलना चाहते हैं। आ रही हूँ संतोष जी। इन चीजों को मीडिया में दिखाया जा रहा है, और ये चौथी फेल प्रधानमंत्री के प्रवक्ता 9वीं पास पे बात कर रहे थे। अरे सर, यहाँ चौथी और 5वीं नहीं, जो पढ़ने नहीं भी गई है ना बिहार की महिला, जब वो ईवीएम पर बटन दबाती है ना, सर सुनिए, यहाँ चौथी फेल और 9वीं फेल की बात मत करिए। बिहार की महिला जो अगर स्कूल भी नहीं गई है, जब वो ईवीएम पर बटन दबाती है ना, तो उसका ज्ञान सर्वोच्चता पर होता है उस वक्त। इसलिए आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। ये बात भारतीय जनता पार्टी के चौथी फेल जिन्हें ये नहीं पता प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता तौर पर बोल रहे हैं। आप लोग कहीं और जा रहे हैं, आप कहीं और जा रहे हैं, आप
कहीं और जा रहे हैं। देखिए यही दिक्कत होगी। बिहार का जनमानस ना बहुत स्मार्ट हो चुका है। ये चौथी और नवी पास अब नहीं चलेगा, अब तो मुद्दे चलेंगे साहब। बिहार का जनमानस बहुत स्मार्ट हो चुका है। आप जो कहते हैं ना कि कोसी क्षेत्र में चले जाइए, मैं आपको बोलती हूँ जरा कोसी क्षेत्र में जाकर उन इलाकों की महिलाओं से केवल बात कर लीजिए। जितना राजनीतिक ज्ञान आपको नहीं होगा उतना ज्यादा वहां की महिलाओं को राजनीतिक ज्ञान आ चुका है। बहरहाल संतोष त्यागी जी, महत्वपूर्ण ये है, ठीक है सर आ रही हूँ। अरे आपके सहयोगी है, पूछने दीजिए उनसे सवाल। आरजू साहब पूछने दीजिए, संतोष त्यागी कांग्रेस से आते हैं, पूछ लूं आपके महागठबंधन में मौका दे दूं उनको बोलने का? अभिव्यक्ति की आजादी है, अगर आपने मुझे बुलाया है और नहीं तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी संतोष जी की नहीं है, आपके साथी उनको बोलने दीजिए ना। संतोष जी मैं एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है एक सेकंड प्लीज संतोष जी के पास जाने दीजिए, प्लीज रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। संतोष त्यागी जी मेरा सवाल सीधा सीधा है। देखिए यहाँ पर दो चीजें एक साथ चल रही है। एक तरफ राहुल गांधी ये कहते हैं कि महागठबंधन इस बार बिहार में बहुत कमाल करने वाला है, दूसरी तरफ उसी महागठबंधन में एकजुटता नहीं दिखाई देती। एक तरफ वोट अधिकार रैली, दूसरी तरफ बिहार अधिकार रैली। उसी महागठबंधन में अगर CWC की बड़ी बैठक होती है, इसके बाद परिस्थिति में जो स्टेटमेंट आते हैं, कहीं पर भी एक बार ये नहीं बोला गया कि इस बार महागठबंधन कमाल करेगा। हर बार ये बोला गया कि कांग्रेस देखिए क्या करने वाली है। तो आपने तो पूरी तरीके से अपने सहयोगियों को नजरअंदाज कर दिया और यहां ये आरजू साहब अरमान लेकर बैठे हुए हैं। संतोष त्यागी जी दिल के अरमान मुंह में बह गए। हाँ जरा संतोष जी को बोलने दीजिएगा प्लीज एक बार। संतोष जी का ऑडियो बढ़ा दीजिए। ये मीडिया का अपना सोचना है, बाकी का राहुल गांधी जी ने सर मीडिया का सोचना नहीं, जो प्रतिक्रिया मैंने सुनी है उसके आधार पर ये सवाल आपसे था। कहाँ से सुनी, किसने बोला? अरे आपके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, आपके लीडर्स बोल रहे हैं, वहां जो पहुंचे हुए आपके बड़े बड़े नेता हैं वो बोल रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया आपको सुननी चाहिए थी। तो सुनिए तो सही पूरी बात। हाँ बोलिए। उन्होंने ये बोला जिस तरीके से पिछली बार हमारी जो कांग्रेस की सीट कुछ जगह पे कम अंतर से हारी थी ना जी। संतोष जी मुझे लगता है, अच्छा मुझको बोलने दीजिए। मुझे लगता है शायद संतोष जी शायद उनका कनेक्शन कटा है। नहीं डॉक्टर नेहरा जी, आपके साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। न्याय अन्याय की जो पूरी की पूरी परिभाषा होगी वो चुनाव में जनता लिखेगी। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण था, संतोष त्यागी जी से पूछना जरूरी हो जाता था कि भाई महागठबंधन है तो कहाँ है वो महागठबंधन। संतोष जी आपकी आवाज बंद हो गई थी, 20 सेकंड में पूरा कर लीजिए ना, 20 सेकंड में जल्दी से। डॉक्टर प्रसाद के पास जाती हूँ। महागठबंधन, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। 50 सीट पे मान जाएंगे ना, 60 सीट के लिए नहीं लड़ेंगे ना, फिर तो 50 सीट पे मान जाएंगे ना। आपस में हम तो आपस में एक सीट पे मान जाएं। हाँ। ये आने वाला कहाँ मान रहे हैं साहब, ये तो यहाँ बैठ के कह रहे हैं ना, आप तो 50 और 60 पे अटक गए। क्यों हो रहा है? आप तो अटक गए हो 50 और 60 पे। हमारे में कोई झगड़ा नहीं है, हम बहुत अच्छे से तो तेजस्वी यादव को अगर महागठबंधन जीत रहा है तो तेजस्वी यादव सीएम बन रहे हैं, ये मानते हैं? ये क्या ये कांग्रेस के लिए मैं बनेंगे, मैं कह रहा हूँ ना आपसे। हाँ। तेजस्वी जी ही बनेंगे। अच्छा चलिए संतोष जी ने तो बोल दिया, डॉक्टर प्रसाद संतोष जी ने तो बोल दिया, लेकिन अभी तक किसी कांग्रेस के जो फर्स्ट स्ट्रीम लेयर है वहां से इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन हाँ इतना जरूर था, जब हमने वोट अधिकार यात्रा के आखिरी दिन देखा था कि जब उनको खुद से बोलना पड़ गया कि मुझे मौका दीजिएगा, वो कम समय और ज्यादा समय का। लेकिन डॉक्टर प्रसाद मुद्दा यहाँ दो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, एक वोट चोरी और दूसरा आरक्षण का जिन, और तीसरा वोट चोरी और जमीन चोरी। तो जमीन चोरी तो साहब ये बैठे हुए हैं आरजेडी, अरे साहब कहाँ ले जा रहे हैं? अपने ही गठबंधन पर सवाल खड़ा कर देंगे फिर तो। जमीन चोरी को लेकर तो क्या हुआ ये नहीं जानते। अब आरजू जी के लिए आपने तो मुश्किल खड़ा कर दी, अपने ही साथी को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। अरे ये क्या बिहार के रहने वाले हैं? जमीन चोरी कहाँ था फिर? ये क्या था? जमीन के बदले नौकरी, फिर ये क्या थी? चलिए डॉक्टर प्रसाद आइए। ये सेल्फ डॉक्टर प्रसाद आ रही हो अपने सहयोगी के ऊपर। डॉक्टर प्रसाद एक कहावत है कि गाछे कटहल ओछे तेल। पता नहीं आप लोग बिहार के हैं तो समझते होंगे। गाछ में कटहल है, तोड़े नहीं है,
लेकिन होठ में तेल लगा रहे हैं कि उसका लस्सा नहीं लगे। तो ये जो महागठबंधन है तो सत्ता की लालसा उसी प्रकार कर रहा है कि इनके हाथ अभी से तेल लगा रहे हैं। हम तीन बात खाली हमको मुझको महत्वपूर्ण करने दीजिएगा। आरक्षण की बात कांग्रेस कर रहा है तो मुझको हंसी आती है। जितना नुकसान 55 वर्षों के शासन काल में पिछड़ों को जो कांग्रेस ने नुकसान किया, यदि मंडल कमीशन, काका कालेकर आयोग जो पिछड़ों के लिए आरक्षण आयोग बना था और रिपोर्ट आया, अगर उसको कूड़ेदान में नहीं डाला होता तो आज लाखों लाख पिछड़े के बच्चे यूपीएससी की परीक्षा में, की परीक्षाओं में नौकरी में आ जाते। तो ये कांग्रेस को कैसे माफ करेगा पिछड़ा। दूसरी बात बिहार में आई, बिहार में आज भी बिहार के सबसे ज्यादा कर्पूरी आरक्षण जो लागू हुआ है सबसे ज्यादा बिहार में फायदा हो रहा है। जरा बोलने दीजिए भाई। सबसे ज्यादा देश के अंदर प्रशासनिक सेवाओं में बिहार से है। अरे भाई एक सेकंड, अरे बोलने तो दीजिए ना। डॉक्टर प्रसाद थोड़ा जल्दी बोलिए। हम लोग के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया था 70 में, जिसमें पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया। जब लालू यादव जी 90 में सत्ता आए, कोई अति पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करना चाहते थे, करना चाहते थे। नीतीश कुमार जी ने विरोध किया, जिसके चलते उनकी हिम्मत नहीं जुटी। तीसरी बात एक लाख में कहने दीजिए, जब मंडल कमीशन सांसदों से राय मांगता था, राज्यों में घूमकर बिहार में 3 दफा आया, लेकिन एक बार भी आरक्षण। ठीक है, लेकिन इतना जरूरत है। 20 सेकंड सबको देकर मैं सम अप करूंगी। संतोष जी, आप इस पे बार रिएक्ट कर रहे थे, 20 सेकंड में रिएक्ट कर दीजिए। संतोष जी 20 सेकंड। मैं तो ये कह रहा हूं अगर देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा चलिए आरजू साहब 20 सेकंड लास्ट। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा इस देश में लिखतम से ज्यादा बक्तम पे तो यकीन नहीं होता है, लिखावट के ऊपर हम बात करते हैं। मैंने कहा भारत सरकार के एकेडी की बात, लेकिन उस पर जवाबदेही नहीं आई। मैं फिर अब एनसीआरबी का डेटा पढ़ देता हूं जो 2005 से 2022 तक का है। 26 से 27 हजार बिहारियों की हत्या हो चुकी है और 60 हजार बिहारियों की हत्या हो चुकी है। 25,000 बच्चियों और महिलाओं के साथ कोई नहीं भूलेगा ना। रावल साहब 20 सेकंड लास्ट। ठीक है सर, चलिए समय समाप्त हो रहा है सर, फिर मुलाकात होगी सर। ये इस पे अब तो मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हम हमारे साथ जुड़े रण क्षेत्र में। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए, बिहार के जब चुनावों की बात करते हैं तो बड़ी दिलचस्प तस्वीरें आती है। हर बार कुछ ऐसे बयान आते हैं जो तरकश के तीर से जब तीर के तरीके से बाहर निकलते हैं तो आने वाले चुनाव में कुछ ना कुछ नया करके जाते हैं। इस बार फिर से कांग्रेस जब 85 सालों के बाद जब बिहार की याद आती है तो अति पिछड़ा आरक्षण का जिन्न बाहर निकाल देती है। अब ये जिन कितना कमाल करेगा, क्या ये बीजेपी के लिए चैलेंज होने वाला है या फिर बीजेपी इसे साफ तौर पर इस तरीके से प्रोजेक्ट करेगी कि ये दरअसल महागठबंधन की और खासतौर से कांग्रेस की मजबूरी है कि बिहार में आकर वो आरक्षण की बात करे। किसका मुद्दा सबसे ज्यादा आगे चलेगा, चुनावों में देखना बहुत दिलचस्प होगा। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।